my dear lovely students, a very very warm welcome and नमस्कार, सत श्री अकाल, bonjour, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. Let's get started with one shot of French Revolution with me, Ankana, your expert for social sciences at Imbibe. ये बेटा चैप्टर आपके मिड टर्म्स में भी काम आएगा, ये आपके फाइनल्स में भी काम आएगा. ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमेशा हमें मतलब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ थोड़ा परप्लेक्स छोड़ जाता है. पहला चैप्टर है तो कंफ्यूजन वैसे भी हो जाती है, तो वन शॉट में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समेट लेनी है हमें बिना किसी टेंशन के. इसके बाद मैं आपके लिए इसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी सेशन कराने वाली हूँ. तो अच्छे से इसको अगले एक घंटा भी नहीं यार, अगले 50 मिनट में मैं आपके लिए बिल्कुल सिंप्लीफाई करके समझा दूंगी. उसके बाद आप देखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला सेशन. वो देखते हैं आपको समझ आएगा कि यहाँ से जो भी सवाल आ रहे हैं वो कैसे आ सकते हैं और उनका जवाब कैसे देना है. और फिर हिस्ट्री में सेम सिस्टम आपको अप्लाई कर देना है बहुत जल्दी. नाजिज्म वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे से हम नाजिज्म का चैप्टर भी शुरू कर रहे हैं. सोशलिज्म इन यूरोप मैंने पहले करा दिया है, तो आप जो है सोशलिज्म इन यूरोप का वन शॉट भी मैं करा दूंगी. नाजिज्म अभी डिटेल सेशन करेंगे, फिर उसका भी वन शॉट कर लेंगे, फिर उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे. फिर हिस्ट्री तो यार आप बिल्कुल रॉक कर दोगे, यू कैन नॉट नेल इट. I am 100% sure about that. I am going to ensure it. I am going to assure you for it. I am going to take care of that. So on that note, let's begin. टॉपिक्स हम क्या कवर कर रहे हैं? वन शॉट है, पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं. इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, फ्रेंच सोसाइटी को भी देखेंगे, 18th सेंचुरी में आउटब्रेक की भी बात करेंगे, मोनार्की कैसे हटा, फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ, रिपब्लिक कैसे बना, औरतों की हालत क्या थी रेवोल्यूशन में, स्लेवरी कैसे हटी और जिंदगी कैसे चलने लगी आफ्टर द रेवोल्यूशन. ऑल ऑफ दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस. ठीक है, तो सबसे पहले देखो यार, मेटरनिक सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल वर्ल्ड कैचेस कोल्ड. तो मेटरनिक के बारे में आप क्लास 10th में ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे. ये एक ड्यूक थे, ड्यूक मेटरनिक, ऑस्ट्रिया के वाइस चांसलर थे. इन्होंने ऐसा बोला कि यार एक बार छींक जो फ्रांस ने लगा दी, ऐसा लगता है कि पूरे यूरोप में सर्दी छा गई है, सब बीमार पड़ गए हैं, यानी कि बहुत कंटेजियस है एक्शंस फ्रांस के. आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो जैसे हमने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा हमें समझ आया कि ही कोटेड दिस बिकॉज फ्रांस हमेशा से बहुत आगे रहा है नेताओं की तरह. ठीक है, लाइक अ लीडर, ठीक है, एक यूनियन लीडर की तरह उसने हमेशा कुछ ऐसे एक्शंस किए हैं जो पूरी यूरोप को नहीं पूरे दुनिया को चौंका जाता है. और उसके बाद पूरे यूरोप उससे इंस्पायर होके उसके पीछे पीछे चलने लगती है. जैसे कि जब आपका शुरू होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, हमें ये समझना है कि मोनार्की एट दैट टाइम वाज वेरी वेरी डोमिनेंट. ठीक है, यूएसए छोड़ करके, कुछ और एक आध जगहों को छोड़ करके, मोनार्की वाज द जनरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द वे गवर्नेंस यूज्ड टू हैपन. और वो भी ऐसी वैसी नॉर्मल मोनार्की नहीं, फुल ऑटोक्रेटिक मोनार्की, यानी कि राजा ही सर्वो सर्वे है, राजा ही ऑलमाइटी है, राजा को बिल्कुल डिवाइन आपको ट्रीट किया जा रहा है कि भगवान वही है हमारे, वही सब डिसाइड कर रहे हैं एवरीथिंग. जज भी राजा, रूल मेकर भी राजा, रूल्स को चलाने वाला भी राजा, प्रजा को कुछ करने वाला भी राजा, सेंसरशिप लगाने वाला भी राजा, हर एक चीज राजा अकेले अपनी मर्जी से चलाता था. अब ऐसे हालत में नेचुरली लोगों को दिक्कत तो होगी, क्योंकि लोगों को अपने सबको पावर चाहिए होती है. तो अब हम समझते हैं कि फ्रांस में क्या चल रहा है. अब बच्चे, फ्रांस की कहानी आपको ये बिल्कुल कहानी की तरह समझनी है, बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करना है. एंड दैट इज व्हाट फ्रांस इन 18th सेंचुरी इज. फ्रांस एक बढ़िया डेवलप्ड देश है. ठीक है, उस वक्त भी अपने हिसाब से डेवलप्ड रहा है, हालांकि यहाँ पे मोनार्की रही है और मतलब जनरेशनली मोनार्की रही है. मोनार्की क्या होता है कि भैया राजा है, राजा रूल करता है. राजा जब उसकी डेथ हो जाती है तो हेरिडिटरी रूल होता है. उसके बाद उसका जो भी बेटा या बेटी होगी वो रूल करेंगे. अगर ऐसा है कि पेट्रियार्कल सिस्टम है कि फीमेल्स नहीं रूल करेंगी, तो अगर उनका अपना बेटा नहीं हुआ तो भाई का बेटा, नेफ्यू, समबडी, सम अदर मेल मेंबर विल कम एंड टेक द रूल. यानी कि एक परिवार होता है, एक डायनेस्टी होती है और उनके ही सारे जनरेशनली रूलर्स बनते जाते हैं, वो बदलते नहीं हैं अंटिल अनलेस कोई दूसरा परिवार, कोई दूसरी पावरफुल डायनेस्टी आकर उनको हरा दे और कंट्रोल उनके हाथ से ले ले. प्रजा का, लोगों का यहाँ पे ज़्यादा कुछ कहना नहीं होता है. फ्रांस में भी यही सिस्टम चल रहा है. ठीक है, अब फ्रांस की कहानी कैसी है?
लुई 16 के पहले अगर हम बात करें लुई 15 की, 14 की, ये लोग ना बहुत ज़्यादा ठीक है, बहुत ज़्यादा किस में पार्टिसिपेट कर चुके थे? वॉर्स में, बहुत ज़्यादा वॉर्स में पार्टिसिपेट कर चुके थे। तो अभी ये एट प्रेजेंट, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं हमारे 19वीं सेंचुरी की, जब अभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन होगा, तो हमारा राजा कौन होगा? हमारा राजा है उस वक्त लुई 16, जो राजा बनता है 1774 में। ठीक है, महज 20 साल की उम्र में जब इनकी शादी भी कराई जाती है मैरी एंटोनियट से, जो कि एक ऑस्ट्रियन प्रिंस है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये क्या है? ऑस्ट्रियन प्रिंस है। फ्रेंच राजा की शादी कराई जाती है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, सॉरी नॉट प्रिंस, प्रिंसेस, मैरी एंटोनियट इनका नाम है। राजा महज कितनी उम्र के हैं? 20 साल के हैं जब उन्हें राजा बनाया जाता है 1774 में। अब इनके पहले कौन रहा होगा? तो इनके पहले रहे होंगे लुई 15। लुई 15 ने क्या किया है, या लुई 15 के साथ साथ इनके एंसेस्टर्स ने क्या किया है? इनके एंसेस्टर्स ने बच्चे सीरीज ऑफ वॉर्स में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, किस में पार्टिसिपेट किया है? सीरीज ऑफ वॉर्स। ऐसा नहीं है कि एक आधा लड़ाई लड़ी है, कई सारे सीरीज ऑफ वॉर्स करते ही गए ये लोग। वॉर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है? वॉर्स, बैटल्स, ये ना बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ड्रेनिंग होती है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट कर देती है। ठीक है, यानी कि यू विल, इट्स लाइक ब्लीडिंग मनी। आप इक्विपमेंट्स में खर्च कर रहे हो, आपके लोगों की जानें जा रही हैं, आप सारी चीज़ें, सारे प्रोडक्शन को रोक करके उस वॉर को जीतने में अपना फोकस लगा रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, रिसोर्सेज लगा रहे हो। वॉर्स कई बार लंबे लंबे महीनों तक, दिनों तक चलती हैं। उतने दिनों तक आपको सब कुछ वहाँ पे करना होता है, आपको डैमेज हो रहा होता है, आपकी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो रही थी, आपके लोग मारे जा रहे होते हैं, आपका खाना कई बार डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, फूड प्रोडक्शन। ठीक है, जो भी फूड प्रोड्यूस हो रहा है वो सोल्जर्स के लिए जा रहा है, तो लोग सफ़र कर रहे हैं, रिसेशन आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। ओवरऑल वॉर्स कभी भी गुड न्यूज़ लेकर नहीं आता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस कॉज करता ही करता है। द सेम थिंग हैड हैपेंड ओवर हियर। तो जब लुई 16 1774 में राजा बनते हैं, आते हैं, तो वो देखते हैं कि भैया ट्रेजरी तो खाली है। ट्रेजरी क्या है? ट्रेजरी ऐसा समझना है कि बैंक अकाउंट। हर एक देश का एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें उनके पास कुछ सेविंग्स, कुछ पैसे होते हैं, क्योंकि देश को चलाने के लिए पैसे चाहिए ना। अब ये पैसे हैं नहीं इनके पास, ये अकाउंट क्या है? ये अकाउंट बिल्कुल खाली है। क्यों खाली है? सीरीज ऑफ वॉर्स में पापा, दादाजी, परदादाजी, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर, ये सब लोग सीरीज ऑफ वॉर्स में पैसा फूंक करके गए थे। अब ये बेचारे आते हैं और सिर्फ 20 साल की उम्र में आते हैं, तो इतना दिमाग भी नहीं है, आते हैं तो ट्रेजरी खाली भी मिलती है। उसी के साथ साथ ऐसा हुआ होता है कि लुई 15 ने ही, फ्रांस की सिचुएशन पहले से बिगड़ रही थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जनरेशन में बिगड़ गई कि लुई 15 ने सीरीज ऑफ वॉर्स किए तो इसलिए बिगड़ गई। 14 ने, 13 ने, सारे लुईस ने, सारे इनके फादर्स ने, एंसेस्टर्स ने बारी बारी से पिछले 1-2 जनरेशन से बहुत वॉर्स में पार्टिसिपेट किया था, और इसीलिए इतना बड़ा ट्रेजरी धीरे धीरे डिप्लीट होने लगा था। लेकिन सबसे बड़ी कमिटमेंट और जो बड़ा फटका लगाया था वो लुई 15 ने लगा दिया था, जब उन्होंने एक डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन में मल्टीपल वॉर्स की वजह से डाल दिया था फ्रांस को। अब यहाँ पे एक और रीज़न रहा है, वो ये है कि वैसे तो फ्रांस की हालत खुद ही काफ़ी फटे हाल है, लेकिन फ्रांस क्या करता है? एक एनिमी बनाता है। एनिमी कौन है? ब्रिटेन। आगे चलकर आप हर जगह देखोगे कि ब्रिटेन और फ्रांस को दोस्त की तरह देखा गया है, बट दैट हैपेंड लेटर। टिल योर 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी की अगर हम बात कर रहे हैं, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, बेसिकली इस वक्त में आप देखोगे ब्रिटेन फ्रांस का दुश्मन है। और ब्रिटेन दुश्मन है यूएसए का, क्योंकि यूएसए के बहुत सारे एरियाज, 13 कॉलोनीज इन्होंने बना रखी है, अपने कैप्चर कर रखी है। यूएसए को इनसे चाहिए आज़ादी। अब क्या है कि ब्रिटेन एनिमी है फ्रांस का भी, तो दो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है हमारे लिए? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ये क्या बन जाते हैं? ये दोस्त बन जाते हैं, इनके बीच में ये हार्ट फॉर्म हो जाता है, ये एक दूसरे से दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं, इनके बीच में हो जाती है साझेदारी। अब ये किसको अटैक करेंगे? ये दोनों मिलके ब्रिटेन को अटैक करेंगे।
तो फ्रांस मदद करता है यूएसए की इसके 13 कॉलोनीज को आज़ाद कराने में अगेंस्ट ब्रिटेन, जो कि बहुत पैसे लेता है। तो फ्रांस ना तो सिर्फ खुद लड़ रहा था, दूसरों की लड़ाई अभी जाके लड़ रहा है, पैसे इनके पास है नहीं। तो फुल मिसमैनेजमेंट हो जाती है पैसों की। फाइनली जब लुई 16 आते हैं तो देखते हैं कि भैया हमारी तो धंडन गोपाल हुई हुई है, हालत ख़राब है। अब उसके ऊपर क्या है बच्चे, लुई 16 मैरी एंटोनिएट छोटे बच्चे हैं, 20-21 साल के बच्चे हैं, एक्स्ट्रावैगेंट स्पेंडर्स। मैरी एंटोनिएट लोगों को बुला रही हैं इधर उधर से, बड़ी बड़ी पार्टीज कर रही हैं, महंगे कपड़े खरीद रही हैं, ठीक है, हेयर ड्रेसर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड से बुला रही हैं अपने हेयर पे अलग अलग अनोखे डिज़ाइंस बनवाने के लिए। लुई 16 भी ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि भैया राजा महाराजा हैं, उनको अपनी शान बनाए रखनी है। ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर इसको थोड़ा सा कट डाउन कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें बच जाएंगी। इतनी बड़ी पार्टीज हो रही है जिसमें 1-2 साल कोई टैक्स ना दे तो भी काम चल जाएगा। राजा थे ये। साथ ही साथ आपको कोर्ट को मेंटेन करना होता है ना, पैलेस को मेंटेन करना होता है, आर्मी मेंटेन करना होता है, तो खर्चे तो बेहिसाब हैं। अब इतने खर्चों में आपकी इनकम हो नहीं रही है, आपको ज़रूरत थी हाथ बांध कर चलने की। आपके दादा और पापा ने पहले ही बहुत पैसे खर्च कर रखे, इनको समझ नहीं आता है। तो लुई 16 ने सोचा कि यार कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, कुछ इकोनॉमिकल आपके रिफॉर्म्स करते हैं, बजट को डेफिसिट करते हैं, थोड़ा बचाते हैं, कटौती करते हैं, लेकिन वो सब फेल हो गया। इतना ज़्यादा कि और ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाती है, टू अ लेवल वेयर लोगों के पास खाने के लाले पड़ जाते हैं, खाने का फूड शॉर्टेज हो जाता है, एंड फिर लोग इतने नाराज़ हो जाते हैं कि इट लीड्स टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। अब इसको थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं हर एक फैक्टर के साथ कि एग्जैक्टली कॉजेज़ क्या थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। तो बच्चे हमने इसको सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इंटेलेक्चुअल और इमीडिएट रीजंस में डिवाइड किया। ये आपके लिए बहुत इजी कर देगा चीज़ों को, बहुत आसान कर देगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है आपसे पूछा जाता है व्हाट वर द इकोनॉमिकल कॉजेज़, व्हाट वर द सोशल कॉजेज़। आपके लिए हमने पहले ही डिवाइड कर दिया है, तो अब आप बहुत आराम से इसको देख सकते हो। शुरू करते हैं सोशल रीज़न से। ओल्ड रेजीम क्या होता है? ओल्ड रेजीम हम बोलते हैं इस, देखो क्या हुआ कि 1789 में जुलाई में जब रिवॉल्यूशन हुआ, तो इस रिवॉल्यूशन के बाद पूरा जो सिस्टम है वो चेंज हो गया फ्रांस का। तो इस सिस्टम चेंज के पहले एक ओल्ड ट्रेडिशनल तरीके से फ्रांस फंक्शन किया करता था, उसको हम ओल्ड रेजीम कहते हैं। 1789 के बाद क्या शुरू हो जाता है? 1789 के बाद न्यू रेजीम, न्यू सिस्टम शुरू होगा, तो वो न्यू रेजीम होता है। सो एवरीथिंग दैट हैपेंड बिफोर 1789 इज ओल्ड रेजीम। ओल्ड रेजीम में सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट किया करती थी? बर्थ प्रिविलेजेस के साथ। बर्थ प्रिविलेजेस मतलब यार राजा है तो राजा से जुड़े लोगों को फ़ायदे तो मिलेंगे ना, तो उनको बाय बर्थ फ़ायदे मिलते थे। तो सोसाइटी को इन्होंने क्या कर दिया, सोसाइटी को डिवाइड कर दिया इन्होंने 3 स्टेट में, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट देखो कहीं पे भी हमेशा ना रिलीजन बहुत पावरफुल रहा है, यानी कि जो भी चर्च से जुड़े लोग थे वो बन जाते हैं फर्स्ट स्टेट, जिनको हम कहते हैं क्लर्जी। किस नाम से जानते हैं? क्लर्जी। फिर भैया रिश्तेदार, फिर तो खून आता है, भगवान की पूजा वूजा कर ली तो अपने रिश्तेदार, खून, दोस्त यार, ये लोग आते हैं। तो फिर आता है नोबिलिटी। नोबिलिटी कौन है? फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑफ द रॉयल फैमिली, जो राजा है वो। फिर आता है थर्ड स्टेट। इन दोनों लोगों को छोड़ करके हर एक कोई, चाहे डॉक्टर क्यों ना हो, मतलब डॉक्टर, वैद्य, इनको तो भैया कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट से ट्रीट करते थे, ये सब लोगों को, मतलब एक्सेप्ट फॉर द प्रीस्ट एंड द नोबल्स, एवरीवन एल्स बिलोंग टू द थर्ड स्टेट। इतना ही नहीं, इनका सिस्टम फ्यूडल सिस्टम पे बेस्ड था। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? फ्यूडल सिस्टम में बच्चे कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। कॉन्सेप्ट किस चीज़ का नहीं होता है? प्राइवेट प्रॉपर्टी का, कि मेरे पास यार थोड़े से पैसे आए, मैंने ज़मीन खरीद ली, ये ज़मीन मेरी है, अब मुझे किसी की खातिरदारी नहीं करनी होगी, मैं अपना घर बना के अपनी खेती बाड़ी करूँगी, नहीं। फ्यूडल सिस्टम चलता है। फ्यूडल सिस्टम इज़ लाइक अ रेंटिंग सिस्टम, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम में सबसे पहले ऊपर पोप वगैरह आ जाते थे, क्लर्जी के लोग आते थे राजा भी नहीं। फिर आता था किंग, ठीक है। फिर ऐसे करके यहाँ पे ड्यूक्स एट्सेट्रा ये लोग आते थे, सोल्जर्स आते थे, और आखिरी में आते हैं आपके पेजेंट्स। आपकी किताब में ये डायग्राम दिया हुआ है ना, ये पिरामिड दिया हुआ है।
कहने का मतलब ये है कि टेक्निकली सारी ज़मीन जो है वो बिलोंग करती है इनको, इनसे रेंट पे लिया हुआ है राजा ने, इस रेंट के बदले वो उनको क्या देंगे, सर्विसेज। वैसे ही राजा से रेंट पे लेंगे ड्यूक्स, बदले में क्या देंगे, सर्विसेज। कैसी सर्विसेज देंगे, तो प्रोटेक्शन देंगे। प्रोटेक्शन कैसे देंगे, तो कुछ और कम गरीब लोग जो थे उनको उन्होंने ज़मीन दी, ज़मीन पे काम भी करवाते थे, थोड़ा सा उसका ड्यूज भी कलेक्ट करते थे और बदले में सर्विस लेते थे। यानी कि ज़मीन दी मैंने रेंट पे नहीं दी, तो मुझे सर्विसेज दो, उस पर खाना ग्रो करके मुझे खाना दो, मुझे प्रोटेक्शन दो, मेरे लिए सोल्जर बन के काम करो। तो ये फ्यूडल सिस्टम था, यानी कि इनके पास, किसी के पास ऑप्शन ही नहीं है कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद के चेन से टूट सके, बाहर निकल सके। तो ये पूरा सिस्टम डिस्क्राइब था इंस्टीट्यूशन 1789 के पहले, फ्यूडल सिस्टम पे वर्क किया करता था। पूरी जगह को इन्होंने क्लर्जी में, नोबिलिटी में और थर्ड स्टेट में डिवाइड कर रखा था, जिसमें ये सारे लोग थे। ये रिलीजियस लोग थे, ये किंग की फैमिली और फ्रेंड्स थे, यहाँ पे बाकी सब लोग थे। और ये देखो, ये फ्यूडल सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे ज़मीन के बदले आपको सपोर्ट दिया जाता था। सर्फडम भी था, बंधुआ मजदूरी वो भी कराई जाती थी, ज़बरदस्ती की बॉन्डेड लेबर भी कराया जाता था। तो ये सोशल सिस्टम है। यहाँ पे आपके लिए अब आता है क्वेश्चन, द टर्म डैश इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। थोड़ा सा पॉज करो, ठीक है, जवाब सोचो और जवाब मुझे दे दो। मैं ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को आपके लिए चैट में आंसर के फॉर्म में डाल के पिन कर दूंगी, जो कि मैं सेशन के प्रीमियर होने के कुछ टाइम बाद करूंगी, ताकि आपको पहले ही सवाल ना पता हो और आप जाके चेक ना कर लो, ठीक है। चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या होता है, अब बच्चे जो आपके ये लोग थे, ये जो 3 स्टेट्स के लोग थे, इनमें से पहले 2 स्टेट प्रिविलेज्ड थे, उनको जन्म से ही बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस मिली हुई थी, आराम मिला हुआ था ज़िंदगी में। अब इस वजह से क्या होता है कि जो टैक्सेस है ना, वो भी सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट को देनी होती थी, पहले 2 स्टेट्स नहीं देते थे। इनफैक्ट क्लर्जी तो टैक्स कलेक्ट किया करती थी। तो टैक्सेस का क्या सिस्टम है, आप वो समझते हैं। तो लुई 16 ने ये जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प किया, वो कर दिया, ठीक है, कॉमन एनिमी के अगेंस्ट। अब इस चक्कर में उनके ऊपर 1 बिलियन लिवरेज, लिवरेज क्या था, लिवरेज पुरानी करेंसी थी फ्रांस की, जैसे कि पाउंड्स होता है, यूरोज होता है, रुपीज़ होता है, डॉलर होता है, करेंसी होती है हर एक अपनी कंट्री की, वैसे इनकी लिवरेज थी। इनके ऊपर 1 बिलियन लिवरे का डेट आ गया, उधार आ गया, उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट भी था। वक्त गुजरने के साथ साथ अब जिन लोगों ने इनको पैसे दिए थे, वो अपने पैसे वापस डिमांड करने लगे, तो बहुत प्रेशर क्रिएट हो रहा है। पर ऐसा है कि इसके साथ इतने पैसे नहीं बन पा रहे हैं कि छोड़ो हटाओ, अगर डेट नहीं भी दिया तो हम पैसे प्रॉफिट में जनरेट कर रहे हैं। बहुत क्राइसिस है, ट्रेजरी में कोई पैसा नहीं है, इनके खर्चे ज़्यादा है, इनकम बहुत कम है। अब लगता है राजा को कि भैया ये इंटरेस्ट भी पे करना है, रेगुलर एक्सपेंसेस भी चलाने हैं, पैसे कहाँ से आएंगे। सरकार के पैसे कमाने के क्या तरीके होते हैं, ट्रेडिंग वगैरह होती है, बट प्राइमरीली सिटीजन्स जो करते हैं, उनसे जो टैक्सेस आती है, उनका जो काम होता है, उससे ही कोई भी देश का खर्चा चलता है। तो ये सोचते हैं कि टैक्सेस बढ़ा दी जाए ताकि हमारा खर्चा, ये इकोनॉमिकल रीज़न है, ठीक है, सोशल रीज़न हमने देखा डिस्पैरिटी ऑफ द क्लासेस। तो इन्होंने सोचा कि यार खर्चा बढ़ा देते हैं। अब पहले 2 स्टेट को क्या फ़ायदा है, फ्यूडल ड्यू पेजेंट से लेते हैं, टैक्सेस उनको पे करनी नहीं है, ठीक है, उनको कोई भी सर्विस चाहिए, रेंडर करना है, कोई भी सर्विस चाहिए लॉर्ड को, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सर्फडम की तरफ से। तो बाकी लोगों को तो प्रॉब्लम होएगी ना, थर्ड स्टेट को। तो थर्ड स्टेट का ऊपर सारा बर्डन है। आप किस किस तरह के टैक्स दे रहे हैं, वो एक टीथ नाम का टैक्स दे रहे हैं, वो डायरेक्टली चर्च को, ठीक है, क्या कर रहे हैं, टीथ नाम का टैक्स दे रहे हैं डायरेक्टली चर्च को। जो भी प्रोडक्शन उसका 10%, 1/10 उनका इनकम का वो चर्च को जाता है। डायरेक्ट टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को टाइल नाम का, ठीक है, और फिर कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं। यानी कि बेचारे पुअर लोगों के ऊपर क्लर्जी और नोबिलिटी बैठ करके उनको कर रही थी बहुत ज़्यादा परेशान और डोमिनेट, और इनकी हालत हो जाती है बिल्कुल ख़राब। तो सोशल रीज़न में डिस्पैरिटी जो फ़र्क है वो हमने देखा। इकोनॉमिकल रीज़न से हमें क्या समझ आता है, ट्रेजरी एम्प्टी है, वॉर ने सब कुछ सारे पैसे बहा दिए हैं, इनको मेंटेन करना है पैलेस को, इनको सरकार चलानी है, इनको आर्मी मेंटेन करनी है, इनके पास क्या नहीं है, वो है पैसे। हालत है बिल्कुल पस्त, ठीक है।
पैसों के लिए ये क्या डिसाइड करते हैं? पैसों के लिए ये सोचते हैं टैक्सेस बढ़ा देंगे। टैक्सेस कौन पे करता है? सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट, जो पहले से गरीब है। सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी किसके पास है? क्लर्जी के और एलिट्स के पास, नोबिलिटी के पास। सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज़ को हटा करके अगर ये अपने डेट को क्लियर करने की कोशिश करते तो ये उससे बाहर निकल जाते, पर ऐसा करते नहीं है। साथ ही साथ आती है इंटेलेक्चुअल रीजंस। यार इसके पहले लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, एक्सपोजर नहीं था। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन है जहाँ पे कोई एक अलग से लीडर नहीं है, फिलोसफर्स हैं कई सारे, और उन फिलोसफर्स की दी गई फिलोसफी से लोग इन्फ्लुएंस होते थे। जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं भी आता था, वो उनकी बातें कॉफ़ी शॉप्स में, बाहर भीड़ में, लोगों से डिस्कशन में सुना करते थे और इंस्पायर हुआ करते थे। तो अब कुछ लोग धीरे धीरे पढ़ रहे थे तो एजुकेशन से अवेयरनेस आ रही थी, फिलॉसफी से उनकी आंखें खुल रही थी, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से वो जानकारी ले पा रहे थे, समझ पा रहे थे कि क्या दिक्कत हो रही है। तो नए आइडियाज़ को एक्सेस मिल रहा है, एजुकेशन को मिल रहा है, नई मिडिल क्लास इमर्ज हो रही है। वो कैसे होगी वो हम समझेंगे। और फिलोसफर्स के आइडिया से अब लोग स्मार्ट हो रहे हैं, दिमाग खुल रहा है। और भी इकोनॉमिक रीजंस थी। ये एक ऐसा पीरियड है आपका 18th सेंचुरी का जब पूरे यूरोप में ना पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा था। एक सर्टेन इंक्रीज इन पॉपुलेशन देखा गया है। बहुत लोग आ रहे थे, पैदा हो रहे थे, बढ़ रहे थे, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, साइज हर एक कंट्री के पॉपुलेशन की बढ़ रही थी। फ्रांस की भी बढ़ रही थी। 1715 से लेकर के 1789 तक 23 मिलियन से 28 मिलियन लोग हो गई पॉपुलेशन। 5 मिलियन वो उस वक्त के लिए बहुत बड़ा नंबर है। 5 मिलियन लोग एकदम से बढ़ गए। जब बच्चे लोग बढ़ते हैं तो उनकी डिमांड्स बढ़ती हैं। खाना, कपड़ा, मकान, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो आपको चाहिए। तो यानी कि जब आप पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो तो उस पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए, उसको संभालने के लिए भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, खाना चाहिए। अब इस वक्त क्रॉप फेलियर भी होता है एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से। तो एक तो पॉपुलेशन वैसे ही बढ़ी है, उनको खिलाने के लिए इनफ खाना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, खाना पहले के पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें क्रॉप फेलियर भी हो जाता है बैड हार्वेस्ट की वजह से। तो खाना पहले ही जो कम था वो और कम हो जाता है, जो कि रेगुलर पॉपुलेशन के ही कम पड़ता। अब तो शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स होंगे क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ चुकी है। कभी भी डिमांड सप्लाई में जब डिफरेंस आता है, डिमांड सप्लाई में डिफरेंस का क्या मतलब है? जब भी डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम होती है तो चीज़ों की प्राइसेस स्पाइक अप कर जाती है। जैसे कोविड में ऑक्सीजन सबको चाहिए था लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी नहीं थी तो ऑक्सीजन बहुत महंगा बिकने लगा। खाने के साथ, बेसिक खाने के साथ इनके साथ ऐसा हो रहा है जो जीवन जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एक नेसेसरी चीज़ है। खाने की प्राइसेस क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं क्योंकि खाना कम है, सबको खाना चाहिए। प्राइसेस ऑफ ब्रेड इंक्रीजेस। ब्रेड इनका स्टेपल फूड है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने वाले रोटी चावल जैसे हम खाते हैं वैसा खाना, ठीक है। सीवियर विंटर से वो भी रिड्यूस हो गया। अब आपकी प्राइसेस जब इंक्रीज हो पर आपको पैसे बराबर मिले तो आपकी ज़िंदगी आसान होती है। वेजेस उतने ही मिलते रहे, यानी कि लोगों को पैसे उतने ही मिलते रहे, लेकिन जो बढ़ गया वो था उनका खर्चा। तो जहाँ पे पहले 100 रुपये में लोग 10 रुपये बचा करके भी खर्चा चला लेते थे, अब 100 की जगह खर्चा ही 150 हो गया है लेकिन पैसे 100 के 100 ही आ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ जाता है और लोग गुस्से से भर जाते हैं, भूखे हैं, गरीब हो रहे हैं, और जो गैप थी रिच और पुअर के बीच में वो बहुत बढ़ जाती है। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि स्ट्रगल सिर्फ पुअर की होती है। रिच के पास पैसा था, इतने पैसे महंगाई के बावजूद वो खाना ले पा रहे थे, गरीब नहीं ले पा रहे थे, बेसिक सर्वाइवल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हमारे पास कोई लीडर नहीं है इस रिवोल्यूशन के लिए, हमारे पास फिलोसफर्स हैं, है ना। तो ये फिलोसफर्स ने ऐसी क्या फिलोसफीज, ऐसा क्या जीवन का ज्ञान दिया कि सारे लोग बिल्कुल तालियां बजाने लगे, इन्फ्लुएंस हो गए फ्रांस के। तो हमने सोशल रीज़न देख लिया है, डिस्पैरिटी जो अलग अलग क्लासेस की थी। इकोनॉमिकल रीज़न देख लिया है, टैक्स का बढ़ना, पैसे ना होना, ठीक है, टैक्स का सिर्फ थर्ड स्टेट को पे करना। इंटेलेक्चुअल रीज़न देख लिया है हमने। इंटेलेक्चुअल रीज़न क्या आ रहा है? इंटेलेक्चुअल रीज़न भैया एडुकेशन मिल रही है, फिलोसोफर से ज्ञान मिल रहा है। इमीडिएट रीज़न रह रहा है वो समझेंगे। तो हमारे पास 3 फिलोसोफर्स है, इनका काम आपको याद रखना है, 1 मार्क का क्वेश्चन में कई बार आता है। जॉन लोक, रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू। तो जॉन लोक ने बात की 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट की जो क्रिटिसाइज करती थी डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट पावर। इन्होंने कहा कि भैया तुम्हारा राजा राजा है, उसको डिवाइन भगवान की तरह क्यों ट्रीट करते हो?
एक जो है आप गवर्नमेंट के बीच में ट्रीटी साइन करने जैसा करो, अग्रीमेंट रखो, बैलेंस रखो, पावर डिवाइड करो, सारी चीजें उसे मत दे दो, भगवान नहीं है। रूसो ने कहा सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, अग्रीमेंट करिए, है ना, पावर को डिवाइड करिए, लोगों के साथ, लोगों के लिए उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, वही रिप्रेजेंटेटिव सरकार बनाएंगे, डिवीजन ऑफ पावर होगा। और उसी से एक कदम बढ़कर मॉन्टेस्क्यू ने, जो अभी प्रेजेंट में हम देखते हैं हमारा सिस्टम, उन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉज के बारे में बात की, जहां उन्होंने कहा कि पावर तो भैया एक बंदे के पास होना ही नहीं चाहिए, पावर को तुम्हें करना है डिवाइड। लेजिस्लेचर, लॉ मेकर को अलग करो, एग्जीक्यूटिव, उस लॉ को एग्जीक्यूट करने वाले को अलग करो, और उस लॉ को प्रोटेक्शन देने वाले जुडिशरी को भी अलग करो। ये सब एक जगह नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसी पे आते हैं हम दूसरे सवाल पे। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखी है? जॉन जैक रूसो, जॉन लोक या फिर मॉन्टेस्क्यू ने, ठीक है। चलिए, अब आता है इमीडिएट रीजन। इमीडिएट रीजन इन्हीं सारी रीजन से निकला हुआ है। इमीडिएट रीजन ऐसा होता है बच्चे कि एक स्टेट जनरल असेंबली बनी होती है। तो अब ऐसा है कि इसके पहले 1614 में, 1614 में पहली आखिरी बार स्टेट जनरल असेंबली को बुलाया गया था। स्टेट जनरल असेंबली क्या है? तो यहाँ पे फ्रांस में रूल ये था ओल्ड रेजिम में कि अगर राजा को टैक्सेस बढ़ानी है तो उन्हें तीनों स्टेट्स की एक मीटिंग करनी होगी, उनसे वोटिंग करानी होगी, और वो वोट करके परमिशन जिस भी तरफ दें कि हाँ बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है, तभी टैक्सेस के ऊपर डिसीजन ली जाएगी। राजा ने सोच लिया टैक्सेस बढ़ानी है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, टैक्सेस सिर्फ किसके ऊपर आएगा? थर्ड स्टेट के ऊपर। खैर, तीनों स्टेट आती हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, यहाँ पे वोटिंग करने, ये बताने टैक्सेस बढ़ेंगे कि नहीं। आखिरी मीटिंग, देखो ये मीटिंग बुलाई गई है 5 मई को 1789 में। आखिरी मीटिंग आप देखो 150 साल से ज़्यादा पहले 1614, 1614 में बुलाई गई। तो कितनी बुरी हालत हो गई होगी फ्रांस की कि 150 से ज़्यादा साल हो गए और तब इनको ये मीटिंग बुलानी पड़ जा रही है, सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो ये मीटिंग इन्होंने स्टेट जनरल की बुलाई इस प्रपोजल को पास करने के लिए कि नए टैक्सेस की जो पॉलिसी है आप अप्रूव कर दो। सबके पॉलिटिकल, मतलब तीनों ही स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो फेयर साउंड कर रहा है, हालांकि टैक्सेस सिर्फ थर्ड स्टेट दे रहा है, कम से कम सबसे बराबरी से वोटिंग राइट्स देकर पूछे जा रहे हैं। पर प्रॉब्लम तो वही है ना बच्चे, दो स्टेट को राइट्स वो टैक्सेस देने ही नहीं है, तो उन्हें हाँ बोलने में क्या प्रॉब्लम होगी? और वो तो राजा के सगे हैं, राजा से उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट आराम से हाँ बोल देगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरा क्या था, यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये वाला जो स्टेट जनरल है उसमें कौन कितना कैसे आ रहा है। तो स्टेट जनरल में फर्स्ट स्टेट से 300 लोग आएंगे, सेकेंड स्टेट से 300 लोग आएंगे, और थर्ड स्टेट से 600 लोग आएंगे। अब आपको ये देख के लगेगा कि यार ये तो डेमोक्रेटिक साउंड कर रहा है, सब लोग बराबर बराबर से आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सबको 1 वोट ईच मिल रहा है, यानी कि नॉट ईच मेंबर, 1 वोट ईच फॉर ईच स्टेट। यानी कि लोग तुम यहाँ पे 1600 ले आओ, 6000 ले आओ, थर्ड स्टेट को 1 वोट मिलेगा, इनको 1 वोट मिलेगा, इनको 1 वोट मिलेगा। तो ये दो अगर सेम ही वोट कर दे रहे, हाँ बोल दे रहे, तो थर्ड स्टेट अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। ये यहाँ पे चैलेंज था। दैट वाज द प्रॉब्लम ओवर देयर। पॉलिटिकल कॉजेज की बात करें तो यार बहुत ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोगों के पास कोई हक, कोई राइट नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है, कोई राइट टू वोट नहीं है, सारा पावर राजा के पास है। उसकी लाइफस्टाइल हमें पता ही है, अपने आप को डिवाइन पावर समझ रखा है, और लुई 16 ने सब कुछ अपने हिसाब से कर रखा है। तो लोगों की कोई मतलब हालत पस्त है। पॉलिटिकल सिस्टम है वो जैसे डिसाइड करेंगे वैसे ही बनेगा, ये इशू था। तो स्टेट जनरल आता है, इन दोनों से 300 रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड स्टेट से 600 मेंबर्स। इनके पास जो है एडुकेटेड प्रॉस्परस मेंबर्स थे, यानी कि थर्ड स्टेट से जितने लोग आ रहे हैं उनमें जो ही रिच लोग थे वो आ रहे हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे थे वो रिप्रेजेंटेटिव बन के आ रहे हैं। 40,000 लेटर्स लेके आए थे, क्योंकि बाकी के लोगों को घुसने भी नहीं दिया जा रहा था। थर्ड स्टेट की कोई पूछ नहीं थी, सबने सिर्फ अपनी अपनी डिमांड्स के लिए लेटर्स दे दिए थे। 40,000 लेटर्स इज व्हाट दे हैड इन देयर हैंड। बट प्रॉब्लम ये थी कि 1 वोट टू 1 स्टेट दिया था,
तो इन्होंने आकर नई डिमांड रखी, इन्होंने कहा आपका सिस्टम बहुत टाइम से चला आ रहा है, सिस्टम को थोड़ा बदलते हैं, हर एक बंदे को एक वोट दो। तो भी 300 उनके और 600 इनके, बराबरी का वोट ही होता, बट एटलीस्ट तब सच में ट्रूली बराबरी होती। हर एक स्टेट को एक वोट देने से तो बिल्कुल बराबरी नहीं है। तो इन्होंने कहा कि 1 स्टेट 1 वोट के सिस्टम को हटाना है, 1 पर्सन 1 वोट सिस्टम करना है। राज्य ने कहा नहीं, हर एक स्टेट को एक वोट मिलेगा, तुम्हें करना है करो, वरना मत करो। थर्ड स्टेट गुस्सा हुई, वॉकआउट कर जाती है। उन्होंने कहा हमें वोट ही नहीं करना है, तुम देखो कैसे टैक्स बढ़ाओगे। इसके बाद जा करके वो कुछ दिन इंतज़ार करते हैं और मिलते हैं 20 जून को एक एक इंडोर टेनिस कोर्ट में, क्योंकि और कोई जगह नहीं है। क्यों मिले हैं? नेशनल असेंबली के फॉर्मेशन के लिए, एक असेंबली फॉर्म करने के लिए मिले हैं। ये असेंबली का पर्पस क्या होगा? एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो राजा के इनफाइनाइट पावर्स को लिमिट करे। अभी राजा बहुत पावरफुल है, राजा जो मनाता है वे करता है, सब कुछ राजा ही है, सारा पावर राजा के पास है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स गुस्से में निकले हैं ये सोच के कि राजा को सबक सिखाना और ये सिस्टम कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, इसको रोकना है। ऐसा करके वो थर्ड स्टेट को व्यू करते हैं। स्पोक्स पर्सन आपका बनता है होल फ्रेंच नेशन का, यानी कि एक असेंबली बनाते हैं और उनको लगता है कि पूरे देश की आवाज़ हम ही है। और 20 जून को मिलते हैं हॉल ऑफ इंडोर टेनिस में, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली बना दिया, डिक्लेयर कर दिया और बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। यहाँ पे कुछ लीडर्स थे, मिराबियो और एबिसियस। मिराबियो हिमसेल्फ बिलोंग टू नोबिलिटी, एबिसियस आपके क्लर्जी से थे। These people were supporting the third state people, the National Assembly. अब क्या होता है, जब ये नेशनल असेंबली आपका बैठ करके कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, राजा की पावर को लिमिट करने की कोशिश कर रही है, बाकी के पूरे देश में बहुत उथल पुथल मची हुई है, बहुत टर्मोइल हुआ हुआ है, ठीक है। तो आपका क्यों टर्मोइल हुआ है ये समझते हैं। अब बच्चे आपके लिए तीसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द 2 लीडर्स ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस, जो नोबिलिटी और क्लर्जी से थे? मिराबियो वोल्टेयर, मिराबियो एंड रूसो, मिराबियो एंड मॉन्टेस्क्यू और मिराबियो एंड एबिसियस। आपको इसका जवाब आपको मैंने बता ही दिया है, नीचे चैट में मिल जाएगा, ठीक है। मैं बाद में पिन करूंगी, आपको भी चैट में लिख के जाना है। टर्मोइल क्या है यार? पॉपुलेशन बढ़ गया है, हार्वेस्ट खराब हो गई है, खाना कम है, हमने कॉजेज में देखा था। खाना कम है, लोगों के पास रेगुलर खाना नहीं आ पा रहा है, उनके वेजेस क्योंकि बढ़ नहीं रहे, खाने की प्राइसेस बढ़ रही हैं, वो खरीद नहीं पा रहे हैं। इन सब की वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है, खाना बेसिक स्टेपल फूड बहुत महंगा हो जाता है और लोग भूखे रह रहे, स्टार्व कर रहे, फूड शॉर्टेज हो गया, ठीक है। बेचारी औरतें अपने बच्चों को, घर वालों को खाना खिलाने के लिए शॉप्स के बाहर खड़ी हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारे लोग ना होर्ड करने लग रहे हैं ब्रेड्स को। उनको लग रहा है कि यार ब्रेड तो सब बहुत डिमांड में है, हम इसको छुपा लेते हैं, थोड़ा सा बेचते हैं, कह देंगे ख़त्म हो गया है, बाद में हम पैसे बढ़ाकर और ज़्यादा बेचेंगे। औरतों को समझ आ जाता है, वो अटैक करने लगती है शॉप्स को कि खाना निकालो, हमारे बच्चे हैं भूखे। भूखे लोग किसी भी तरीके से खाना खाना चाहते हैं। वाइल वो इतना डिस्टर्ब है, ऐसे हालत में आप एक्सपेक्ट करते हो कि सरकार आपकी आके मदद करेगी। उनको एक्सपेक्टेशन है कि सरकार मदद करे। सरकार मदद करना तो दूर, उनको एक र्यूमर मिल जाता है, उनको एक गलत फहमी, पता नहीं ये सही था कि नहीं थी, कि भैया राजा के आपके ट्रूप्स आ रहे हैं, राजा अपनी सोल्जर को भेज रहा है हमें पीटने के लिए, हमें जेल में भेजने के लिए, हमें कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हम ये दुकानों में घुस जा रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। अब ये सुनने के बाद लोग जो भड़के हैं, 14 जुलाई का दिन था, पेरिस की बात थी, वहाँ पे लोगों ने जैसे सुना कि राजा अपने सोल्जर्स को हमें लोगों को कंट्रोल करने भेजेगा, इन्होंने कहा, बैस्टाइल फोर्ट्रेस नाम की एक जगह थी जो राजा की डिस्पोटिक पावर्स यानी कि डोमिनेंट पावर्स की एक सिंबल थी। क्यों? क्योंकि उनके अगेंस्ट जो भी कुछ भी बोलता था, कुछ भी करता था, वो उसको इम्प्रिजन करके वहाँ रख देते थे, ठीक है। ये सारे लोग जाते हैं, स्टॉर्म करते हैं, उस फोर्ट्रेस को तोड़ देते हैं और कुछ 7-8 जो भी प्रिजनर्स थे उनको आज़ाद कर देते हैं, इस बात को दिखाने के लिए कि लोगों के हाथ में, उनके पास सच में पावर है, राजा के पास सब कुछ नहीं है। अब ये बात हो गई पेरिस की। ये सेम सिस्टम, एक ऐसा ही सिस्टम जो है गांव में भी चलने लग रहा है। गांव में क्या था? पेजेंट्स, फार्मर्स थे, फार्मर्स के साथ लैंडलॉर्ड्स थे बड़े बड़े, ठीक है। वो बड़े बड़े मैनर्स में घरों में रहा करते थे और अपना लेखा जोखा फ्यूडल सिस्टम का किया करते थे। ये ज़मीन आपकी है, आप इसके बदले मुझे इतना सामान दोगे, इतने टैक्सेस दोगे, इतना प्रोड्यूस मुझे दोगे और इतना इतना काम करोगे, लेखा जोखा सब रखते थे।
मैनर्स में भी उनको मतलब गांव में भी लोगों को ये पता चलता है कि मैनर में रहने वाले जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, नोबिलिटी के लोग हैं, जो हमारे पैसों पे हमारी मेहनत पे पल रहे हैं, तो वो हमारे हार्वेस्ट होने वाले रेडी हो चुके राइपेंड आपके हार्वेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने ब्रिगेंड्स, अपने गुंडों को भेज रहे हैं। इससे पहले कि वो भेज पाते, कंफर्म कर पाते, वो डर के मारे आउट ऑफ फियर पहले ही रिएक्ट कर देते। क्या करते हैं, घुसते हैं उनके घरों में, जो उनके पास खाना रखा था वो भी ले लेते हैं, सारे कागज़ों को, जो लेखा जोखा प्रूफ था, सबको जला देते हैं, सारे रिकॉर्ड को वो कर देते हैं। नोबल्स डर के मारे भाग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए और कई बार नेबरिंग कंट्रीज़ में निकल जाते हैं। पेजेंट्स इस तरीके से अपने आप को बचाते हैं। अब आप देखो, शहरों में, गांव में, हर जगह उथल पुथल मची हुई है। तो राजा रियलाइज़ करता है कि अब ना लंबा वक्त हो गया है, अब लोगों को दबाकर ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, इन्हें मनाने के लिए कुछ करना होगा। तो वो कहते हैं चलो यार, तुमने नेशनल असेंबली बनाई है, मैं रिकग्नाइज़ कर लेता हूँ तुम्हारी इस असेंबली को, ऑफिशियली आई अप्रूव। अब ये ऑफिशियल बॉडी है, सिर्फ तुम्हारी बोली हुई एक चीज़ नहीं है, सरकार मानती है, तो ये लीगल बॉडी है। रिकग्नाइज़ किया तो नेशनल असेंबली ने कंडीशन रखी, ये जो बर्थ प्रिविलेजेस है उनको अबॉलिश करो फटाफट। उनके पास ऑप्शन नहीं था तो उन्हें ये करना पड़ा। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने ये भी कहा कि ठीक है तुम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हो, मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानूंगा, उन रूल्स रेगुलेशंस को मानूंगा। तो इन्होंने फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश किया, बर्थ प्रिविलेजेस अबॉलिश किए 4 अगस्त को, इसको एक ऑफिशियल रिकग्निशन दी नेशनल असेंबली को। और अब इनको कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में वक्त लगेगा ना, 1789 है, 2 साल लेकर के 1791 में ये कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करेंगे। उन्होंने कहा 2 साल मुझे अपने तरीके से काम करने दो, थोड़ा बहुत तुम्हारे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो जाएगा, सारे रूल्स रेगुलेशंस मैं अपने ऊपर लागू करने को रेडी हूँ। यानी कि अब जो फ्रांस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाएगी, यानी कि मोनार्की है, राजा है, पर कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगी, ना कि राजा के मनमानी से। तो जितने भी क्लर्जी वगैरह के मेंबर्स थे उनको उनके सारे प्रिविलेजेस देने पड़े, अब वो टैक्स कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें करना सब हो जाता है बंद। अब नेशनल असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में रेडी कर लेती है, जो उनका ऑब्जेक्टिव था कि राजा के पास जो इमेंस पावर है उसको लिमिट करो, यानी कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को डिवाइड करो। प्लस ये जो इलेक्शन है ये कौन करेगा, लोग करेंगे। हेड पे कौन बैठेगा, राजा अपनी मर्जी से तो है ही, बाकी लोग लोगों के द्वारा इलेक्टेड होंगे। तो पावर जो है अब सेपरेट कर दिया जाता है लेजिस्लेचर वगैरह का। अब ये राजा के पास कुछ पावर्स है, कुछ नेशनल असेंबली के पास है, और ऐसे फ्रांस बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, रिपब्लिक भी बन जाता है। रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क होता है? रिपब्लिक का मतलब ये है कि जिसको भी लोगों ने वोट किया है वो हेड ऑफ स्टेट है। डेमोक्रेसी में सारे लोग वोट करते हैं, यानी कि हो सकता है रिपब्लिक में सारे लोगों ने वोट नहीं किया है, जिन्होंने भी किया है उन्होंने जिसको चुना है वो हेड ऑफ स्टेट बना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, मतलब ऐसा बहुत सिंपल तरीके से समझो कि ये सारी जनता है फ्रांस की, ठीक है, फ्रांस पॉपुलेशन, इनसे जो रिच लोग थे, ठीक है, जो रिचेस्ट हाईएस्ट टैक्स पेयर्स थे, उनका एक ग्रुप बनता है जो इलेक्टर्स कहलाते हैं। अब ये इलेक्टर्स कुछ लोगों को चुनते हैं जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स बनते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वोटिंग हो गई ना, इलेक्टर्स इलेक्ट हुए लोगों के द्वारा डायरेक्टली और वो नेशनल असेंबली को इलेक्ट करते हैं। अब ये लोग भी जो यहाँ पे वोट कर रहे हैं, ये सारे लोग वोट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए डेमोक्रेसी नहीं है। ये सिर्फ 25 साल के ऊपर मेल मेंबर सिलेक्ट कर रहे हैं जो 3 दिन से ज़्यादा का टैक्स पे किया करते थे, ठीक है। यानी कि जो गरीब मर्द हैं और औरतें, उन्हें कोई वोटिंग राइट नहीं है। ये सारे लोग क्या कहलाए जाते हैं, एक्टिव सिटीजन्स। बाकी के सारे मर्द जो गरीब हैं, औरतें, उनको पैसिव सिटीजन्स बना दिया जाता है, यानी कि उनकी कोई एग्जिस्टेंस एज सच नहीं कंसिडर की जा रही। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी नहीं रिपब्लिक बनेगी, ठीक है। एक बहुत अच्छी चीज़ जो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने की वो थी डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, यानी कि इन्होंने कहा कि ये जो इतने सारी बंदिशें मोनार्की ने लगा रखी हैं कि आप अपनी मर्जी से कुछ प्रिंट नहीं कर सकते, आप कहीं पे भी जाके क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते गवर्नमेंट को, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ लाइफ नहीं है, हम आपकी ज़िंदगी कभी भी ले सकते हैं, आप प्रेस अपनी मर्जी से नहीं चला सकते, तो कोई हक नहीं था। इन्होंने कहा कि यार एक इंसान जब कहीं जन्म लेता है तो उसके पास नेचुरली कुछ राइट्स आती हैं एज अ सिटीज़न, और इसी बात पे इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन्स लिखा, जहाँ उन्होंने फंडामेंटल राइट्स दिए, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ,
और बोला कि ये नेचुरल और इनएलियनेबल यानी कि अलग नहीं किया जा सकता है सिटीजन से, ऐसे राइट्स हैं ये बाय बर्थ हर एक इंसान जो फ्रांस में जन्मेगा, फ्रेंच सिटीजन होगा, उसे मिलेगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सारे सवालों का जवाब मैं आपको चैट में पिन करके दे दूंगी वैसे। तो ये हो गया हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो बच्चे एक और चीज़ ध्यान रखना, जब प्राइसेस बढ़ रही थी, ब्रेड की शॉर्टेज हो रही थी, दैट इज़ व्हेन लोगों के खर्चे नहीं बढ़ रहे थे, मतलब लोगों के खर्चे बढ़ रहे थे, लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही थी, तो वो स्ट्रगल करने लग गए, क्राइसिस में चले गए अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, लाइवलीहुड के लिए, सर्वाइवल के लिए, उसको सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। तो ये हो गई फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, कॉजेज एंड एवरीथिंग। अब बात करते हैं कुछ सिंबल्स की। ये वो सिंबल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिंबल दे करके पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। ब्रोकन चेन कहीं देखो तो उसका मतलब ये है कि बंदिश का टूटना, यानी कि आज़ादी मिलना, बिकमिंग फ्री का सिंबल है ये। बंडल ऑफ रॉड्स, स्टिक्स का एक बंडल आप देखो तो स्ट्रेंथ एंड यूनिटी, कि जुड़े हैं तो कोई नहीं तोड़ सकता, अलग है तो टूट सकता है। आई विथ अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, एक ट्रायंगल है उसमें आंख बनी है जिससे लाइट निकल रही है, वो आपके ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, तो नॉलेज का सिंबल है। ये एक ऐसी आग जो सब देख रही है और इनलाइटेंड हो रही है। स्नेक बाइटिंग इट्स ओन टेल इन फॉर्म ऑफ अ रिंग, तो वो क्या बना देता है, वो बनाता है एक इन्फिनिटी का सिंबल, इटर्निटी का सिंबल, एक ऐसा सिंबल जो बेसिकली आपका इटर्निटी, नेवर एंडिंग साइकिल को दिखाता है। ठीक है, साथ ही साथ सेप्टर भी हम देखते हैं, वो रॉयल पावर का, सेप्टर जो है वो रॉयल पावर का सिंबल है। उसके बाद आपका एक रेड फ्रिजियन कैप है, वो कैप आप देखोगे जैकोबिन क्लब के लोग भी पहनते हैं, वो फ्रीडम का, स्लेवरी से आज़ादी का आपको कैप है। ब्लू वाइट रेड, ये फ्रांस का कलर है। एक विंग्ड वुमेन है, वो लॉ की पर्सोनिफिकेशन है। फिर एक टैबलेट है, दो ऐसे पत्थर जैसे आपको दिखेंगे टैबलेट्स, लॉ टैबलेट कहते हैं उनको, वो ये दिखाता है कि सबके लिए लॉ सेम है, यानी कि इक्वालिटी को प्रेजेंट करता है, सबके लिए लॉ सेम है और सब लोग सेम तरीके से ट्रीट किए जाएंगे, अब रॉयल और ये डिस्पैरिटी नहीं रहेगी। ठीक है, अब क्या होता है, तो फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है और फ्रांस मोनार्की एबॉलिश करके रिपब्लिक बन जाती है, लेकिन राजा को ऑफकोर्स पसंद नहीं आएगा कि उनके सारे पावर्स उनसे छीन लिए गए, तो वो धीरे से अपने पड़ोसी देश, एक तो उनका ससुराल था ऑस्ट्रिया और प्रशिया बाजू वाला, इनसे ना नेगोशिएशन में घुस जाते कि अरे हम तो भाई भाई, हमारा इतना पुराना कनेक्शन है। दूसरा, आप देखो मेरे यहाँ मोनार्की हटा दी गई है, मुझसे सारे हक, हर एक पावर ले लिया गया है, अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो आगे चल के आपके लोग भी आपके साथ ऐसा कर सकते हैं और मोनार्की हर जगह यूरोप में खतरे में आ जाएगी। तो आप मुझे अपने आर्मी का सहारा दो ताकि मैं अपनी पावर को नेशनल असेंबली को हरा कर वापस ले सकूं, और फिर आपको भी एक मैसेज लोगों को देने में बनेगा कि मोनार्की कोई नहीं हटा सकता। तो ये सीक्रेट नेगोशिएशन में चले जाते अपने पावर को वापस लेने के लिए। रूलर्स भी जो आसपास के कंट्री के थे वो मान जाते, क्योंकि उनको लगता है कि यार लोगों के मन में ये डर रहना चाहिए कि मोनार्की हमेशा सबसे ऊपर रहेगी, हम कभी भी उसे हटा सकते हैं, ऐसा ना हो जाए। तो वो मान जाते हैं कि अपने ट्रूप्स को भेजेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि नेशनल असेंबली पहले ही एक तैयारी कर चुकी है वॉर अनाउंस करने की प्रशिया और ऑस्ट्रिया के ऊपर। अब इन दो देशों के ऊपर वो वॉर क्यों अनाउंस कर रही है और इसमें लोग अपनी मर्जी से क्यों पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, जबकि वो मर सकते हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि ये वॉर इन दो देशों के नहीं, एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट था। एरिस्टोक्रेसी यानी कि जो आपको प्रिविलेजेस बाय बर्थ, रिचनेस मिलती है, फैमिली ऑफ रिच से आप आते हो, आपको पहले ही बाबू बना दिया जाता है सोसाइटी में। तो अब क्या होता है, नेशनल असेंबली इस वजह से वॉर में चली जाती है। अप्रैल 1792 में ऑस्ट्रिया प्रशिया के कई सारे वॉलंटियर्स ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं। ये एक पेट्रियाटिक सॉन्ग मर्सिले नाम की बनाते हैं जो रॉज द लाइन ने लिखी है, वही अब फ्रांस की नेशनल एंथम भी बन चुकी है। और ये सब गाते गाते पेरिस के गेट से बहुत ज़्यादा खुशी से गुजरते हैं। और रिवोल्यूशनरी वॉर जो है बहुत लॉसेस लाती है, बहुत डिफ़िकल्टी लाती है, लोगों की ज़िंदगी और मुश्किल बनाती है, क्योंकि इस वक्त जितने मर्द थे वो सब लड़ने चले जाते हैं, औरतों को ही घर संभालना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और फूड की शॉर्टेज वैसे ही उतनी ज़्यादा सॉल्व हुई नहीं थी, चल ही रही होती है। ठीक है, अब क्या होता है, जो भी प्लान राजा ने बनाए थे फेल हो जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया और प्रशिया नेशनल असेंबली से लड़ने में लग जाती है, उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है।
अब एट द सेम टाइम ये हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है पॉलिटिकल राइट्स दे तो रही है, लेकिन रिचर सेक्शन को ज़्यादा फैसिलिटी दे रही है। जो 25 साल के कम के मर्द हैं या जो 3 दिन से कम का टैक्स पे करते हैं, जो औरतें हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो अभी भी कई सारे पॉलिटिकल क्लब्स थे जिनको लगा कि यार ये तो ट्रूएस्ट सेंस में आज़ादी हुई ही नहीं। जब अभी भी इतने मर्दों को, इतनी औरतों को कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, पैसों के बेसिस पे ही जजमेंट हो रही है, तो हमें रिवोल्यूशन जारी रखना होगा। और ऐसे होती है कहानी शुरू रिवोल्यूशन की और भी आगे, जहाँ पे सबसे सक्सेसफुल इनमें से होता है जैकबिन क्लब। तो कई सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनते हैं, जिनमें से एक हमारा होता है जैकबिन क्लब, जिसके लीडर होते हैं मैक्समिलियन रोबेस्पियर। तो रेड कैप जो सिंबल है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? लिबर्टी, इक्वालिटी, ब्रोकन चेन या फिर फ्रेटर्निटी? ये बताना है आपको। कहाँ पे? नीचे चैट में छोड़कर जाओगे जवाब, ठीक है? तो फटाफट जैकबिन क्लब के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस वन शॉट का पार्ट 1 हम यहीं पे एंड करेंगे। पार्ट 2 मैं आपको दूसरे उसमें पढ़ाऊंगी, जहाँ पे हम बाकी का फिनिश करेंगे। तो जैकबिन क्लब बेसिकली सोसाइटी के लेस प्रॉस्परस लोग होते हैं। आप देखोगे कि ये अपने लिए ना एक स्टैंडिंग आउट, मतलब ये स्टैंड आउट करते हैं। इन्होंने पूरा सब कुछ ऐसे बनाया हुआ होता है, ये लोगों से हट कर रहते हैं, बाकी के पॉपुलेशन से मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है? तो मेंबर्स ज़्यादातर आपको शॉपकीपर्स, आर्टिशंस, सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर्स, ये सारे लोग मिलेंगे। लीडर इनके मैक्समिलियन रोबेस्पियर थे। बच्चे उस वक्त जो रिच लोग थे उनके कपड़े पहनने का एक सर्टेन तरीका होता था। कॉर्सेट पहनना, विग्स लगाना, नी ब्रीचेस यानी कि ऐसे बूट्स पहनना जो नी तक बिल्कुल पैक्ड हो और उसके ऊपर ट्राउजर्स ऐसे बलून की तरफ फुले होते थे। इन्होंने कहा हमें इनके फैशनेबल सोसाइटी के, रिच सोसाइटी की तरफ बिल्कुल नहीं दिखना है, बिल्कुल नहीं दिखना है। तो हम अपनी स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग करेंगे। What they started doing was wearing loose trousers and shirts which was striped. डॉक वर्कर्स, फिशरमैन जो पहना करते हैं, वो उन्होंने वैसे कपड़े पहनने शुरू किए, ढीले से टी शर्ट वो, और एक रेड कैप लगानी शुरू की जो स्लेवरी से आज़ादी का सिंबल थी। जो रेड कैप लगाते थे वो आज़ादी का सिंबल थी। हालांकि वो कैप जो है वो सिर्फ औरतों को लगाना अलाउड, मर्दों को लगाना अलाउड था, औरतों को लगाना अलाउड नहीं था, ठीक है? तो ये अपने आप को लोगों से अलग करने के लिए स्ट्राइप ट्राउजर्स और ड्रेसेस, शर्ट्स पहनने लगे, और साथ ही साथ नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे। इसीलिए इनका नाम सैनकिलिटोस भी पड़ गया, सैनकिलिटोस, जिसका लिटरल मतलब होता है वन विदाउट नी ब्रीचेस। तो ऐसे स्ट्राइप ट्राउजर्स पहनते थे। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें ज़्यादा दिख नहीं रहा है, बट नॉर्मली बाकी रिच लोग जो है वो आपको टाइट बूट्स पहने का नी तक दिखेंगे, वो इनके अंदर नहीं था, ठीक है? तो ये पहनने लगे लॉन्ग ट्राउजर्स, रेड कैप जो लिबर्टी को दिखाती थी, और औरतों को वो अलाउड नहीं था। अभी आगे क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन को फॉल कराएंगे और सरकार को गिराएंगे और लुई 16 को करेंगे पनिश, ठीक है? तो इसके बारे में हम जानेंगे अगले सेशन में, बाद में। अब यहाँ पे मैं करती हूँ सेशन एंड। आपको भूलना नहीं है to join our telegram group, ठीक है? So this was the part 1 of French Revolution. In the part 2 we'll finish the rest of the chapter. I'll see you soon. So guys, till the next time, जो भी questions दिए उनको practice करो। Most important questions का session भी आएगा, उससे भी आपको यहाँ पे बहुत मदद मिलेगी, वो भी practice ज़रूर कर लीजिएगा। So till the next time, take good care of yourself. Have a great evening. Take care of your loved ones. Take care of yourself. Have a great time. Tata. Bye-bye. Hasta la vista. Adios. Until the next time, guys, keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.